स्वागत है आपका न्यूज़ मैनिएक में, अ प्लेस फॉर डेली न्यूज़ डेवलपमेंट, जहां आपको मिलता है डोज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी एंड डिफेंस एंड अदर्स। मैं हूं यतेंद्र सिंह। मैंने अपनी मास्टर्स करी है फूड एंड न्यूट्रिशन से और मैं यूजी नेट भी क्वालिफाइड हूं। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और अगर आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है फॉर डिफरेंट एग्जाम्स, तो मैं डेली 9 to 10 रात में क्लास लेता हूँ इंडियन पॉलिटी की लाइव, और टेलीग्राम पे उस क्लास का लिंक शेयर करता हूँ। तो अगर आपको मुझसे पॉलिटी पढ़नी है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ की ओर। जयशंकर इन यूएस नेक्स्ट वीक ऑन वैक्सीन मिशन फॉर इंडिया एंड नेबर्स। देखिए, दिस न्यूज़ आर्टिकल इज़ मोर ऑफ अ डिप्लोमेसी। ये थोड़ा डिप्लोमेसी की बात है। थोड़ा अगर मैं इसकी बैकग्राउंड समझाऊँ आपको इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले, तो इट सेज दैट कि आवर फाइनेंस, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो नेक्स्ट वीक आपके अमेरिका जाने वाले हैं। कि इसलिए अमेरिका के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं ब्लिंकन साहब, उनसे, और जो वहाँ के वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके जो सीईओ हैं, उनसे बात करने, ताकि वैक्सीन जो है हमारे देश में वे ला सकें। अच्छा, यही न्यूज़ का जो अभी करंट मीडिया है, आपका जो आपका टेलीविज़न मीडिया है, वो दिखा रहा है कि हमारे पास वैक्सीन की कमी हो गई और हम उनसे मांगने जा रहे हैं और यूएस से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको वैक्सीन दे दो। देखिए, ऐसा नहीं है। आपको ये दो बातें समझ, और इस आर्टिकल में क्लियर लिखा हुआ है, साथ ही इसका एक्सप्लेन्ड आर्टिकल पेज नंबर 2 पे है, तो आप क्लियर लिखा हुआ है कि सी देयर, इसमें बात यह है कि ही इज़ नॉट ओनली गोइंग फॉर इंडिया बट ऑल अदर नीडी कंट्रीज इन द सब कॉन्टिनेंट, जस्ट लाइक बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका एंड नेपाल। ठीक है, तो ये वाली बात है। अभी आपको ये समझना होगा कि मंडे को हुआ क्या कि अभी तक देखिए पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही पूरी दुनिया में वैक्सीन सप्लाई कर रहा था। अब इंटरनेशनल प्रेशर्स पड़ने लगा, स्वाभाविक सी बात है। यूरोपियन कंट्रीज और यूएस और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थी, उन्होंने तो अपने देश में रिक्वायरमेंट से 5 टाइम्स ज़्यादा वैक्सीन जो है अपने देश में इकट्ठी कर रखी हैं। तो ये वाली बात थी। अब मंडे को जो बाइडन साहब, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने ये बोला कि हम 20 मिलियन वैक्सीन जो हैं एक्सपोर्ट करेंगे। अब जैसे ही ये न्यूज़ आई, तो छोटे छोटे देश जैसे कि बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अभी तक क्या कर रहे थे, चाइना ने वैक्सीन डिप्लोमेसी अपनाई और इनको जो है वैक्सीन देने की बात कही थी। जैसे ही यूएस ने बोला कि हम 20 मिलियन वैक्सीन एक्सपोर्ट करेंगे, वैसे ही बांग्लादेश और श्रीलंका ने इनके साथ, चाइना के साथ डील कैंसिल कर दी और अब वो इंडिया के पास आए। अभी 2 दिन पहले की ही न्यूज़ थी और मैंने अपनी ही एक वीडियो में कवर किया था 2 दिन पहले 19 को, कि बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर थे अब्दुल मोइन जी, वो इंडिया में जयशंकर साहब से मिलने हैं और उन्होंने ये बोला है कि कृपया करके कोई यूएस में लॉबी बनाइए ताकि वैक्सीन जो है इनको मिल सके। और सिमिलरली नेपाल, श्रीलंका और मालदीव्स ने भी इंडिया से ये बोला है। तो हमारे एस जयशंकर साहब ना सिर्फ इंडिया के लिए वैक्सीन मांगने जा रहे हैं, लेकिन इन छोटे छोटे देशों के लिए भी वैक्सीन मांगने जा रहे हैं, क्योंकि इस समय इनके देश में भी सेकेंड वेव पीक पर है या थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है। और साथ ही साथ अब आप बात ये करेंगे, आप ये कहेंगे कि हाँ, अगर डिमांड नहीं है और मार्केट में बिल्कुल भी, तो सप्लाई भी नहीं हो रही होगी। जब डिमांड और सप्लाई ठप है तो फिर हमारी इकोनॉमी चल कैसे रही है, लास्ट ईयर इकोनॉमी से बेहतर कैसे। देखिए, यहाँ पे ना ये एक छोटा सा हम लोग लेमैन्स लैंग्वेज में अगर समझने की बात करें तो कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे बात ये है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है, जो ओवरऑल सप्लाई है, उसमें कोई खास असर नहीं आया। सप्लाई हमारी उतनी बढ़िया खूब चल रही है, बस डिमांड कम थोड़ी सी हो गई है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपको ये समझनी होगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक और चीज़, एग्जाम फोकस्ड की टर्म आपको ये देखना होगा कि बिमल जलन कमेटी आपको देखनी है, 15th फाइनेंस कमेटी, और उसकी रिपोर्ट आपको देखनी है। साथ ही साथ आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुश इन्फ्लेशन भी देखना है। ये हमारी एक बहुत ही दुखद न्यूज़ है, जिसमें हमारे श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी, जो कि हमारे एक ग्रीन इन्वायरमेंटलिस्ट वॉरियर थे और जिन्होंने हमेशा चाहा कि एक बैलेंस बना रहे इकोलॉजी का और टेक्नोलॉजी का और ह्यूमन लाइफ सेटलमेंट्स का। तो ये जो हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, जो काफ़ी फेमस हुए थे चिपको मूवमेंट से, इनकी डेथ हो गई है कल, और ये हमारे उत्तराखंड से थे। इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ तो ये नहीं है कि क्या हुआ कैसे, इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है,
लेकिन यहाँ पे हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट से क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दो चीज़ें, पहली बात तो ये है कि ये सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको मूवमेंट से रिलेशन रखते थे, तो आपको एक तो चिपको मूवमेंट पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है कि अभी मुंशियारी जो कि उत्तराखंड में ही एक जगह है, वहाँ पे लीचन पार्क बना है, देश का पहला लीचन पार्क बना है मुंशियारी में। दूसरा, उत्तराखंड में ही लास्ट ईयर 2020 में एक रामायण नेशनल पार्क मतलब रामायण नेशनल पार्क खोला गया है। तो अभी रामायण नेशनल पार्क क्या, मैं आपको इसका एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। रामायण नेशनल पार्क में जितने भी हब्स आपके श्री रामचरितमानस जी में लिखी हुई हैं, जितनी भी मेंशन्ड हैं, वो सारी की सारी हर्ब्स, वो सारी की सारी जो जड़ी बूटियां हैं, उनको इकट्ठा करके उनको उगाया गया है और उनकी प्रस्तुति की गई है। तो इस पार्क में रामायण में, श्री रामचरितमानस में या रामायण में जितनी भी जड़ी बूटियां थीं, उन सबको यहाँ पे उगाया गया है और उनका कंजर्वेशन भी है और उनका जो है डेवलपमेंट भी आगे किया जा रहा है। तो आप ये आपको ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए हो जाता है कि इसकी जगह क्या है, उत्तराखंड में किस जगह पे मौजूद है, और साथ ही साथ इसकी स्पेशलिटी क्या है। उसके बाद ग्रीन रामायणा पार्क, ये कहाँ पे है, ये भी आपको देखना है। और नंदा देवी माउंटेन, अभी फरवरी में ही हमारे जो है नंदा देवी माउंटेन में एक छोटा सा ग्लेशियर बस्ट हो गया था, और आपने अगर मीडिया में न्यूज़ सुनते हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारे वहाँ पे जो है 2 डैम टूट गए थे और काफ़ी हाइप में था। तो आपको ये नंदा देवी माउंटेन और वो रेंज भी देखनी है, क्योंकि ये भी आपका न्यूज़ में, आपका यूपीएससी के एग्ज़ाम में आ सकता है और इससे रिलेटेड आ सकता है। ऐसे नंदा देवी तो नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड से कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, ये भी आ सकता है। अब जैसे गंगा नदी तो बहुत कॉमन हो गई, तो गंगा नदी तो नहीं पूछेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड कर्णप्रयाग और देवप्रयाग, इनके बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो एक बार ये ज़रूर देख लीजिएगा। और लीचन पार्क और रामायणा नेशनल पार्क तो बिल्कुल ही मत छोड़िएगा, ये लास्ट ईयर 2020 में खुले एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमारी बहुत ही एक अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें ये कहते हैं कि डीआरडीओ क्रिएट्स एंटीबॉडी डिटेक्शन किट फॉर कोविड। ठीक है, तो ये डीआरडीओ ने डिप्को वैन नाम की, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक हमारी जो है नई इन्होंने किट बनाई है, होम टेस्टिंग किट। एक्चुअली इसको सही नाम कहना चाहिए होम टेस्टिंग किट, जिसका नाम है डिप्को वैन। ये डिप्को वैन बनाई है और इसको आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बढ़िया बात क्या है, आपको यहाँ पे एक और चीज़ देखनी चाहिए कि डीआरडीओ ने अब तक 2 चीज़ें दे दी हैं। डीआरडीओ ने अब तक 2 चीज़ें दे दी हैं। एक तो 2DG दिया। 2DG आपको पता होगा, अभी कुछ ही दिन पहले इसको आईसीएमआर से मंजूरी मिल गई थी कि 2DG जो है हमारा एक ड्रग है, ये आपका किस में हेल्प करता है, एंटी कोविड ड्रग है। तो इस 2DG की फुल फॉर्म क्या हो जाती है आपकी, 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। तो हमारे जो भी भाई केमिस्ट्री या साइंस बैकग्राउंड से हैं, वो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि ये डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और साथ ही साथ अब डीआरडीओ ने हमारी ये डिप्को वैन भी हमको गिफ्ट कर दी है, ये हमारे लिए बनाई है, जो इस समय में ये समझ लीजिए कि संजीवनी की तरह ही काम करेगी, कि अगर टेस्टिंग पता लग जाएगी हम पॉजिटिव है नेगेटिव हैं, तो हम आगे फर्दर जो है उसका इलाज भी करवा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये जो होते हैं ना आपकी टेस्ट करने के लिए, ये आपके इम्यूनोग्लोबिन्स को भी देखते हैं। तो आप लोग इसको जो है ध्यान से इसके बारे में पढ़े, और साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि किस इंस्टीट्यूट ने बनाया। देखिए डीआरडीओ के ना बहुत सारी लैब होती हैं, उस यहाँ पे जो लैब का नाम था वो था डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज लेबोरेटरी। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज लेबोरेटरी डिप्को वैन की किट इन्होंने बनाई है। थोड़ा सा इस डिप्को वैन किट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज ने बनाई है, जो कि डीआरडीओ की ही एक टीम है। और इसमें जो आईजीजी एंटीबॉडी और एलिसा फॉर सीरो सर्वेलेंस में ये हेल्प करती है। ठीक है, ये जो डिप्को वैन किट है वॉज डेवलप्ड इंडिजिनियसली, ये इंडिया की अपनी इंडिजिनियस। इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि पुणे की एक रिसर्च टीम ने भी कल ही की न्यूज़ में मैंने कवर किया था कि पुणे की एक रिसर्च टीम ने भी वहाँ पे होम टेस्टिंग किट बनाई थी, और जो कि अब तो मार्केट में अवेलेबल भी, आप उसे खरीद भी सकते हैं। ये डिप्को वैन को भी मार्केट में आने में हो सकता है हफ्ता भर या महीना भर लग जाए। साथ ही साथ इसको आपका जो है आईसीएमआर से मंजूरी भी मिल गई है। तो ये आपका और इसकी जो कॉस्ट लगाई जा रही है ना, वो लगभग ₹75 पर टेस्ट की लगाई जा रही है।
तो ये बहुत इकोनॉमिकली भी हमारे लिए अच्छी है। अ न्यू ट्रूस, देखिए ट्रूस माने होता है संधि। ये न्यूज़ आर्टिकल आपके बारे में बात कर रहा है जो अभी इसराइल और हमास के बीच में हमारी पीस डील साइन हुई है उसके बारे में। तो आगे पढ़ देता हूँ मैं। सीज फायर इन मिडिल ईस्ट शिफ्ट इन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन ऑफर रीजन फॉर गार्डेड होप। ये कह रहा है कि जो अभी हमारा ट्रूस हुआ है इसमें दो चीज़ें हुई हैं कि एक तो ना मिडिल ईस्ट में शांति होगी, वरना हम सबको ये लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में जो है कुछ हड़कम सा मच सकता है, वहाँ पे कुछ जो है एक रीजनल वॉर हो सकता है, रीजनल, ग्लोबल वॉर नहीं, रीजनल वॉर, क्योंकि वहाँ पे हमको पता है कि इसराइल के अगल बगल में हमारे पास जॉर्डन है, सीरिया है, टर्की है, और हमास तो आपका गाजा स्ट्रिप में था, सीरिया में आपका हिजबुल्ला है, जॉर्डन से तो पहले लड़ाई हो चुकी है, जॉर्डन और इसकी इसराइल की लड़ाई रहती है, टर्की भी खुश नहीं रहता है, तो टर्की, पाकिस्तान, ईरान तो मिलके प्लान ही कर रहे थे। तो मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया था हमारा ये काफ़ी अनस्टेबल हो जाता अगर ये जो आपका ट्रूस साइन नहीं होता, ये शांति संधि साइन नहीं होती। इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इस ये एडिटोरियल पेज पे था और इस आर्टिकल में हमको ये बहुत अच्छी बात बताई जा रही है कि जो बाइडन साहब जैसे ही वो अपने सरकार में आए थे, जैसे ही उन्होंने अपना ऑफिस लिया था, उन्होंने आते ही सबसे पहले जो इसराइल पे सैंक्शंस लगाना स्टार्ट किया, तो उन्होंने इसराइल से थोड़ी दूरी बनानी स्टार्ट की थी। वहीं पे जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब थे उनकी और इसराइल की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। तो आते ही जैसे उन्होंने इसराइल के अगेंस्ट, आप लोगों ने सुने भी होंगे कि इसराइल के अगेंस्ट उन्होंने भाषण दिए थे और इसराइल के अगेंस्ट उन्होंने बोला था स्टेजेस पे खड़े होकर। और जो बाइडन साहब जिस तरीके से ईरान के क्लोज जा रहे थे इस ट्रूस के दौरान, जैसे यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल की सपोर्ट करी है और इनके मुस्लिम कंट्रीज़ के अगेंस्ट जाके सपोर्ट की है, तो ये यहाँ पे दिखाता है कि कैसे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसराइल की तरफ शिफ्ट कर गया है, थोड़ा सा उस तरफ को उन्होंने झुकाव ले लिया है। ये हमारे पास हमें देखने की और समझने की बहुत ज़रूरत है, हमको अच्छे से इसके बारे में पढ़ना चाहिए। इसराइल कहाँ पे, एक बार मैं आपको ये मैप में दिखा देता हूँ। ये हमारा वेस्ट एशिया, ये तो हमको पता ही, ये हमारा अफ्रीका आ जाता है, ये हमारा अफ्रीका है, ये हमारा वेस्ट एशिया का पार्ट है, ये वेस्ट एशिया। और इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो कंट्री जहाँ मैं अभी रेड लाइन से मार्क करूँगा ये इसराइल है, ये जितना मैं मार्क कर रहा हूँ ये इसराइल है। और इसको बड़ा करके एक बड़े मैप में आपके पास राइट साइड में दिखा देते हैं, ये पूरा इसराइल है। जो ये गाजा स्ट्रिप जहाँ पे हमास था, हमास गाजा स्ट्रिप में यहाँ पे था, इस जगह पे। अच्छा, एक और चीज़ जानने वाली बात है कि जो ट्रूस, जो संधि साइन हुई है, इसको इस बार यूएस ने नहीं करवाया है, इसको इस बार इजिप्ट ने करवाया है। इजिप्ट ने, ये इजिप्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इजिप्ट का पार्ट था, यहाँ पे ये इजिप्ट का पार्ट है और ये इसराइल था। तो इस बार इजिप्ट ने ये ट्रूस करवाया है हमास और इसराइल की। मीडिया में जनरली हम दिखा रहे थे वी स्टैंड विद पैलेस्टीन, वी स्टैंड विद इसराइल। देखिए मीडिया पे ज़्यादा ना जाइए क्योंकि वो गलत इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि उनके लिए तो जो न्यूज़ बिक रही है उन्हें वो बेचना है, ठीक है। ये लड़ाई इसराइल और पैलेस्तीन की नहीं थी, ये लड़ाई इसराइल जो रॉकेट छोड़े गए थे, ये लड़ाई इसराइल और हमास के बीच में थी, ठीक है, वो थी। और ये जो ट्रूस कराई इजिप्ट ने करवाया। क्यों? अब तक इस पिछले 11 दिन की लड़ाई में अब तक करीबन 40,000 लोग यहाँ गाजा स्ट्रिप से जो है इजिप्ट में जा चुके हैं। तो ये भी इजिप्ट के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए इजिप्ट ने ये ट्रूस कराया। ये जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इट वाज नॉट अ फाइट बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन, रादर इट वाज अ फाइट बिटवीन इसराइल एंड हमास, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ना सबसे बड़ी बात ये थिंक करके मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिखा है, हमको यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि शुड अ ट्रूस साइंड विद अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्या एक शांति संधि जो है, चलिए दो देशों के बीच में लड़ाई होती तो समझ में आता है कि दो देशों के कैबिनेट ने, दो देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्रियों ने साइन करी, लेकिन एक तो टेररिस्ट ग्रुप है और एक देश है, तो क्या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रूस साइन करना चाहिए? और अगर ऐसा ट्रूस साइन हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों की शर्तें होती हैं, तो इसमें जीत किसकी हुई, उस देश की या उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की? क्या ये एक देश की हार नहीं है? इसके बारे में ज़रा सोचिएगा और कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा और सबसे अच्छे जो भी अच्छा लगेगा उसे मैं हाईलाइट करूंगा, पिन जरूर करूंगा।
अभी यहाँ पे क्योंकि देखिए जो बाइडेन साहब के एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा ड्रास्टिक चेंज लिया है, वरना आते ही लग रहा था कि जो बाइडेन साहब तो इसराइल के अगेंस्ट हैं, ठीक है। और जैसे वो ईरान प्रो ईरान हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जैसे वो ईरान के अगेंस्ट जाके इसराइल का सपोर्ट लिया है, तो ये भी देखना है कि आने वाले समय में जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है। अच्छा, टर्की पाकिस्तान एंगेजमेंट अगेंस्ट इसराइल, ये भी हमको देखना है। क्यों? क्योंकि टर्की चाहता है कि सऊदी अरब की जो डोमिनेंस बनी हुई है मुस्लिम वर्ल्ड में वो कम हो, और टर्की चाहता है कि अब मेरी डोमिनेंस बने ये। और साथ ही साथ पाकिस्तान अब अगर आप मेरी न्यूज़ कंटिन्यू सुन रहे हो तो मैंने आपको बताया ही है कि चाइना जो है अब अपने जो लोन अभी तक चाइना पाकिस्तान को दे रहा था, तो चाइना को समझ में आ गया है कि अब पाकिस्तान की उतनी अच्छी हालत इकोनॉमिकली नहीं है, तो वो अब लोन देने को मना कर दे रहा है। और साथ ही साथ जो ऑलरेडी कुछ वहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क्स चल रहे थे, उनमें जो पैसा इन्फ्यूज कर रखा था चाइना ने, वो भी पीछे खींच रहा है। तो पाकिस्तान की हालत और खस्ता होती जा रही है। पाकिस्तान इज सीकिंग न्यू मेंबर्स, न्यू फ्रेंड्स। तो पाकिस्तान और टर्की अब और क्लोज आते जा रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर देश भी है और उसके पास एक अच्छी खासी स्टेब्लिश एंड एक्सपीरियंस्ड आर्मी भी है, तो टर्की को उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। तो अब ये देखा जाए कि टर्की और पाकिस्तान इस रीजन में क्या करने वाले हैं। और साथ ही साथ देखिए, अभी तक हम लोग जो इंडियन गवर्नमेंट रहती थी वो प्रो पैलेस्टीन रहती थी। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी इंडिया की, उसमें इन्होंने इसराइल को पहले माना ही नहीं कि इसराइल को देश भी है। हमारे इसराइल के साथ 1990s में फुल फ्लैश्ड एक हमने वहाँ पे अपनी एम्बेसी खोली थी। 1990 से पहले तो हमारी वहाँ एम्बेसी भी नहीं थी। तो ये जो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और एक इस जो अभी ये इसराइल हमास की लड़ाई हुई है, इस पूरी सिचुएशन के दौरान जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का स्टैंड रहा है, ये देखने लायक था। ये काफ़ी अच्छा था। और इसमें जैसे इसराइल की फॉरेन मिनिस्टर ने बाद में अपनी वीडियो दे के ट्विटर पे जैसे इंडिया की तारीफ़ करी है। दो अगर आप इंडिया का स्टैंड सुनते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ओपन मीटिंग में, तो आपको लगता है कि इंडिया पैलेस्टीन के साथ खड़ा है, लेकिन जैसे उन्होंने तारीफ़ करी उस हिसाब से क्या पॉलिसी इंडिया की रही है और कितने इफ़ेक्टिवली इंडिया ने अपनी पॉलिसी प्ले करी है कि पैलेस्टीन के साथ भी है और इसराइल के साथ भी है। तो ये भी हमें देखना है कि किस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज हो रही है आने वाले समय में। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पूरा वॉर हो चुका है 11 दिन के लिए, और इंटरनेशनली एक ये न्यूज़ बन चुकी है। तो अभी लास्ट ईयर 2020 में अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे बिटवीन इसराइल एंड यूएई एंड आपका पैलेस्टीन। तो ये भी आपको देखना है। साथ ही साथ आपको ओस्लो अकॉर्ड देखना है, ये 1990s का अकॉर्ड था, ये ट्रीटी थी। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ना है। इसके क्वेश्चन आने के थोड़े से कम है, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड और ओस्लो अकॉर्ड तो 110% आने के चांसेस हैं, और आप इसे छोड़ के नहीं जा सकते। लिसन टू द स्टेट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्रिटिकल टू लास्ट ईयर्स फाइट अगेंस्ट कोविड विल अगेन बी क्रूशियल। देखिए, मैं इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले, कि किसी भी देश की स्मूथ फंक्शनिंग, फिर चाहे वो कोविड के अगेंस्ट लड़नी हो या नेशनल सिक्योरिटी हो, देश में संपूर्ण कानून व्यवस्था की हो या खाद्य सुरक्षा की हो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सेंटर स्टेट रिलेशन। आपके केंद्र की और राज्य के बीच की जो रिश्ता है वो कितना स्मूथ है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सेंटर स्टेट रिलेशन जितने स्मूथ चलेंगे उतनी ही जल्दी वो देश तरक्की करेगा, ग्रो करेगा। तो इसको हम कहते हैं फेडरलिज्म। एक मोटी मोटी भाषा में, लेमन्स लैंग्वेज में अगर समझाया जाए तो फेडरलिज्म इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जैसे मैंने अभी बोला, फेडरलिज्म इज डिवीजन ऑफ पावर, ऑल्सो इट इज एन आइडिया ऑफ मल्टी लेवल गवर्नमेंट। यानी कि एक सरकार सेंटर को रूल करेगी और एक सरकार स्टेट को रूल करेगी, और अपने अपने सब्जेक्ट में वो देखेंगे ताकि एक दूसरे से इंटरफेयर भी ना हो और स्मूथली फंक्शनिंग हो सके। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नॉट ओनली एंश्योर्स एफिशिएंट गवर्नेंस ऑफ कंट्री बट ऑल्सो रिकनसाइल्स नेशनल यूनिटी विद रीजनल ऑटोनॉमी। मतलब कि जो राज्य सरकार हैं वो अपने लिए फ्री हैं, वो अपने लोगों के लिए अपनी वहाँ की जो कम्युनिटी या सोसाइटी है उसके हिसाब से कानून बना सकते हैं। साथ ही साथ उनके पास एक राष्ट्र में होने की नेशनैलिटी की फीलिंग बनी रहेगी, राष्ट्रीयता की फीलिंग बनी रहेगी।
यहीं पे बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। अब वापस आते हैं अपने इस आर्टिकल पे। ये आर्टिकल यहाँ पे बात कर रहा है कि कोविड से लड़ने के लिए हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक वो उस तरह की रिश्ता है सेंट्रल स्टेट में जहाँ पे दोनों में हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होता है, जिसमें वो एक दूसरे की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको साथ में मिलके सॉल्व करते हैं, साथ में मिलके एड्रेस ईच अदर विद ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। दैट सेंटर एंड स्टेट शेयर अ हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप and address each other's grievances through mutual trust and coordination। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, अब यहाँ पे एक नई टर्म आ गई, और एक होता है वर्टिकल रिलेशनशिप। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर। वर्टिकल रिलेशनशिप में एक ऊपर है एक नीचे, इसका मतलब ये होगा कि एक के पास जिम्मेदारी है, एक के पास पावर ज़्यादा है, एक के पास जिम्मेदारी है, पावर कम है। लेकिन हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में दोनों के पास बराबर तो ताकत है और बराबर ही जो है जिम्मेदारियां हैं। तो ये एक दूसरे के लिए सहनशील भी इनको होना पड़ेगा, और साथ ही साथ इनको एक दूसरे के साथ मिल के काम करके हेल्प करनी होगी। अब इस आर्टिकल की बात करें और यहाँ पे समझें कि हो क्या रहा है, वो ये है कि लास्ट ईयर और इस साल की कोविड में जो डिले हो रहा है या जो हमारा प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट यहाँ पे इकट्ठे किए हैं। वो ये है कि कोविड वेव 1 में और कोविड वेव 1 में और कोविड वेव 2 में जो हमारे इस फंक्शनिंग में मेडिकल फैसिलिटीज़ में जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं? कोविड वेव 1 में स्मूथ फंक्शनिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट था, देखने को मिला था। किसमें? कि जो इन्फेक्टेड पेशेंट का डेटा था वो बहुत ही स्मूथली शेयर हो रहा था, सारे के सारे स्टेट सेंटर को अपना डेटा भेज रहे थे डेली। ठीक है, अभी क्या है कि एक स्टेट की अपोजिशन गवर्नमेंट अपने ही स्टेट की रूलिंग गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगा रही है कि ये डेटा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, डेटा नहीं भेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका पंजाब गवर्नमेंट। तो ये वहीं पे जो है आपका इस पोजीशन ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन कोविड वेव 1 में ऐसा नहीं था। साथ ही साथ कोविड वेव 1 में स्मूथ फ्लो ऑफ मेडिकल गुड्स बिटवीन बोथ रॉ एंड फिनिश देखा गया था। जिस स्टेट के पास जो भी जैसा भी मटेरियल था और जिस स्टेट को रिक्वायरमेंट थी वो वैसे का वैसे वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा था। फॉर एग्जांपल अगर केरला में कोई रॉ मटेरियल था जिसको जो है आपका राजस्थान पहुँचना था तो वो वहाँ पहुँचा था, और राजस्थान में कोई फिनिश गुड है, फॉर एग्जांपल कोई ड्रग बनना है, वो पंजाब पहुँचना था तो पहुँचता था, है ना। और स्टेट जो है कोविड वेव 1 में स्टेट जो है सेंटर की जो गाइडलाइंस थी या गाइडेंस थी उसको सुनते थे। अभी कोविड वेव 2 में क्या हो रहा है? अभी कोविड वेव 2 में स्टेट जो है वो सेंटर की सुन ही नहीं रहे हैं। दे बिकेम रेलक्टेंट टू फॉलो सेंटर्स गाइडलाइंस स्टेट्स, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप जो है दिल्ली और बंगाल को देख सकते हैं। साथ ही साथ ना सिर्फ स्टेट, सेंटर भी जो है अब थोड़ा डोमिनेट करने लगा है। अब ये वाइस वर्सा की वजह से है कि स्टेट का एटीट्यूड सेंटर की वजह स्टेट का एटीट्यूड सेंटर की तरफ ऐसा हो गया है इसलिए सेंटर का है, या किस लिए है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कारण यही है कि कोविड वेव 2 जो हम लोगों को इतना नुकसान हो रहा है या हम लोगों के लिए इतना हार्मफुल हो रहा है उसका एक कारण ये भी है। साथ ही साथ अब ना पहले सारे के सारे स्टेट आपस में जो है सामान दे रहे थे, अभी स्टेट में टसल हो गया है। अभी आपको याद हो 20 की वीडियो में 20 मई की वीडियो में मैंने बताया था कि दिल्ली गवर्नमेंट में तो लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशंस तक फाइल कर दी कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलो कि पहले वैक्सीन हमें दे। ये बात हो गई। पंजाब गवर्नमेंट बोले कि पहले वैक्सीन हमें दो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने दोनों ने वहीं के लोगों के जो पिटिशनर्स हैं उनको डांटते और साथ में आप गवर्नमेंट को, दिल्ली के आप गवर्नमेंट को डांटते हुए बोला था, ये मैंने अपनी 19 की या 20 की वीडियो में बोला हुआ है कि जो आपका हाई कोर्ट के वर्डिक्स थे वो, और न्यूज़पेपर में भी आया था कि आप सेंटर के पास एक प्लेन है और उस हिसाब से चलेंगे, अगर आपको पहले वैक्सीन दे देंगे तो दूसरे देश का क्या होगा। सेंटर एक प्लेन के साथ चल रहा है। तो अब तो स्टेट ही आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं पहले मुझे दो पहले मुझे दो, वो सहनशीलता ही ख़त्म हो गई। इसलिए भी कोविड में जो है हम लोग कोविड वेव 2 हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक है कोविड वेव 1 के मुकाबले।
जबकि कोविड वेव 1 में हम बिल्कुल भी रेडी नहीं थे और कोविड वेव 2 में हमें लगभग 1 साल का टाइम मिल गया था प्रिपेयर होने को, उसके बाद ये हाल है। तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की मेडिकल सिस्टम को हम फेलियर बोलेंगे, लेकिन ये रीजन भी कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्टफुल हैं जो कोविड वेव 2 को इस समय इतना खतरनाक बना रहे हैं। एग्जाम फोकस की टर्म्स हमारे लिए ये है कि आपको पढ़ना पड़े, क्योंकि फेडरलिज्म की बात हुई है तो एक बार आपको ये देखना पड़ेगा कि यूनिटरी फेडरलिज्म क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मैंने आपको बता दिया, हॉरिजॉन्टल पार्टनरशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, लेकिन एक बार आपको देखना पड़ेगा। फिर बार्गेनिंग फेडरलिज्म क्या होता है, और मोदी गवर्नमेंट एक नए टर्म के साथ आई थी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये क्या है, इसकी निंदा भी हुई थी, इसकी तारीफ भी हुई थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूपीएससी सीएससी और आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरलिज्म आप छोड़ नहीं सकते। तो ये GS2 का पार्ट है, ये आपको एक बार देखना ही देखना है और प्लीज़ इसको पढ़ के जाइएगा। द पावर टू डिस्क्रिमिनेट, अभी मैं आपको बताऊं कि मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन स्क्रैप कर दिया, तो ये आर्टिकल ये उसी के बारे में बात करता है और ये कहता है कि दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट बाय डूइंग सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन अवे द स्टेट्स पावर टू डिसाइड एंड पुट अ कम्युनिटी इन बैकवर्ड कैटेगरी लिस्ट। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन बैक कर लिया जबकि वो स्टेट गवर्नमेंट ले गई थी, तो ये कहना चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करके राज्य की सरकारों की ताकत ले ली कि वहाँ के लोगों को किसी कैटेगरी की लिस्ट में डाल सके। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है ये किसी हद तक सही भी है, वो इसलिए कि एक कम्युनिटी जो किसी स्टेट की स्पेसिफिक है, जो लोकल है, उसके बारे में वो स्टेट ही तो बेहतर जान पाएगा, ये सेंट्रल बेहतर जान पाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे उत्तराखंड यूपी के कुछ हिली इलाकों में, अन्यथा उत्तराखंड में एक जनजाति रहती है, इसका नाम है थारू, ठीक है। तो अब उनके बारे में ज़्यादा बेहतर उत्तराखंड की सरकार बता पाएगी या सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा बेहतर बता पाएगा, ये सोच पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन दिमाग में रहता ही है। साथ ही साथ एक और चीज़ थी कि मराठा रिजर्वेशन केस में 5 जज की बेंच थी जिसमें से 3:2 का रिजल्ट मिला था और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसने स्टेट से ये पावर छीन ली कि वे अपने लोगों को SC/BC की कैटेगरी में डाल सकें। SC/BC की फुल फॉर्म होती है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। अब जो हमारा 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसके तहत हमको एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का हमें एक रिजर्वेशन मिला था, वो उसके बारे में बात हुई थी। तो ये कहता है कि जो सेंटर का ये मूव था, जो केंद्र सरकार का ये मूव था, उसने जो है स्टेट से ये ताकत छीन ली कि स्टेट जो है किसी लिस्ट में डाल सके। लेकिन स्टेट्स का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे के हमसे तो वो भी छीन लिया जो बच्ची कुछ ताकत हमारे पास थी। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात है इस आर्टिकल में कि द इंटेंट, ये आर्ग्यूमेंट लिख के आया तो इस आर्ग्यूमेंट को आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में या इंटरव्यू में। द इंटेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA हमेशा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं होता है, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वाज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, जो आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर पिछड़ा वर्ग है उनके लिए, टू क्रिएट एंड कन्फर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अपॉन नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस एट पार विद सुप्रीम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन। हमको ये पता है कि शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब बनी हुई हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, लेकिन अभी जो OBC के लिए बॉडी जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो इस 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये भी कहा था कि ये जो कमेटी बनेगी या ये जो कमीशन बनेगा इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बना देंगे, मतलब इसको हम एक जो है संवैधानिक रूप दे देंगे। साथ ही साथ इंटेंशन वाज नॉट टू चेंज द स्टेटस को, जो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने का केंद्र सरकार का मकसद था वो ये नहीं था कि राज्य सरकारों का जो अभी राज्य सरकारों के पास ताकत है किसी जाति को या किसी कम्युनिटी को किसी लिस्ट में डालने की, वो चेंज कर सके, ठीक है। इट वाज टू प्रिपेयर एंड नोटिफाई टू टेक अवे द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर नोटिफाई अ सेपरेट स्टेट लिस्ट ऑफ SC/BC, ये नहीं था उनका। तो बस ये था कि जो है इनको और एम्पावर कर सके सेंट्रली लेवल पे। तो आप ये दोनों पॉइंट जो है
लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। एग्ज़ाम के लिए हमारे पास यहाँ पे फोकस क्या हो जाता है, क्योंकि हमने बात करी है रिजर्वेशन की, तो सबसे पहले तो हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, जो हमको ये बताता है कि राइट टू इक्वालिटी क्या है, जो रिजर्वेशन के लिए हमारे पास क्या बनते हैं, एक हमारा बेस बनता है आर्टिकल 14 बेस बनता है हमारे लिए आर्टिकल 15 एंड 16 के लिए। उसके बाद आपको क्या देखना है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखना है, जो अभी आया था, जिसमें हमको आपका जनरल कैटेगरीज के लिए ईडब्ल्यूसी का रिजर्वेशन मिला था। ये स्टेट सोशली इकोनॉमिक एंड बैकवर्ड क्लासेस बोल सकते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि ओबीसी की भी बात हुई है, तो फिलहाल में जी रोहिणी कमेटी बनी थी। जी रोहिणी आपकी जस्टिस थी सुप्रीम कोर्ट की, अब रिटायर हो चुकी हैं। तो जी रोहिणी कमेटी ऑन सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, इसकी रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन अभी तक पब्लिश नहीं की है। तो एक बार आपको ये भी पढ़ना है कि क्यों सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी की बात हो रही है और इससे क्या इम्पैक्ट होगा। साथ ही साथ जब हम ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन की बात करते हैं, तब एक और डिमांड उठ रही है कि एससी और एसटीज़ की भी सब कैटेगराइजेशन हो। तो ये एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि सब कैटेगराइजेशन का मतलब क्या है, और जी रोहिणी कमेटी को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और ये आज हमारा यहाँ पे लास्ट था। मैं आपसे थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, मेरा लैपटॉप में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसलिए लेट हो गया। कल से समय पे मैं कोशिश करूँगा कि समय पे आपको न्यूज़ और करंट अफेयर्स पहुँचाता रहूँ। आपके जो भी कमेंट्स हो कृपया मुझे आपके जो भी सजेशंस हो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा, मैं उन पर ज़रूर वर्क करूँगा। एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग एंड थैंक यू।